My dear students, good morning. Welcome back on this channel अजीत मैथमेटिक्स। आप सबका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पिछले क्लास में हमने क्रोमैटोग्राफी के बारे में आपको बताया था। क्रोमैटोग्राफी उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं तो क्रोमैटोग्राफी का उपयोग उसमें छूट गया था। उपयोग याद रखिएगा, डाई में रंगों को अलग करने में, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को अलग करने में, रक्त से नशीले पदार्थों को अलग करने में। जैसे ब्लड में कोई मटेरियल मिला हो, कोई नशीला पदार्थ हो, ब्लड की जब जांच की जाती है तो अलग अलग पार्ट्स निकालने में, कंपोनेंट्स को अलग करने में क्रोमैटोग्राफी का यूज किया जाता है। पुष्प की पंखुड़ियां, पुष्प चूंकि रंगीन होते हैं, उसमें भी कई तरह के रंजक मिले होते हैं, तो पुष्प की पंखुड़ियों से विभिन्न रंजकों को अलग करने में भी क्रोमैटोग्राफी का उपयोग होता है। तो ये क्रोमैटोग्राफी की संक्षिप्त जानकारी। अब आगे इसके देखेंगे। दो घुलनशील द्रवों को हम किस प्रकार अलग करेंगे। दो घुलनशील द्रव, दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को हम कैसे अलग करेंगे। इसके लिए आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। डिस्टिल्ड वाटर का नाम आपने सुना होगा, आश्रित जल उसको कहते हैं। तो उसी तरह वही मेथड डिस्टिलाइजेशन। आसवन द्रव को जब गर्म किया जाता है तो वाष्प में बन जाता है, और वाष्प को पुनः जब ठंडा किया जाता है तो संघनित होकर के पुनः द्रव में निर्मित हो जाता है। इस प्रक्रिया को आसवन कहते हैं। यानी द्रव जब गर्म करेंगे तो वह वाष्प में बदल जाएगा। वाष्प को जब ठंडा करेंगे तो द्रव में बदल जाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम आसवन कहते हैं। चूंकि दो घुलनशील द्रव आपस में मिल जाएं, तो हर तरह के द्रव का जो क्वथनांक होता है वो अलग अलग होता है। उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। जैसे एसीटोन या प्रोपेनॉन उसका नाम है, और उसमें जल मिला दिया जाए तो इनका क्वथनांक अलग अलग होता है। गर्म किया जाता है तो पहले जिसका कम क्वथनांक होगा वो वेपोराइज होगा, वो वाष्पीकृत होगा, वो अलग हो जाएगा। उसके बाद दूसरा द्रव उसमें बचा रह जाएगा। जल और एसीटोन, जल का क्वथनांक तो सबको पता है, 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री, और एसीटोन का 56.5 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों के मिश्रण को जब हम गर्म करते हैं, आसवन फ्लास्क में लेकर के इसको गर्म करते हैं, तो पहले एसीटोन वाष्पीकृत हो जाता है और वो अलग हट जाता है। वो वाष्प बन करके दूसरी जगह चला जाता है। यानी प्रोसेस के अनुसार वो जाकर के अलग एकत्र हो जाता है और आसवन फ्लास्क में जल बचा रह जाता है। तो दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को हम आसवन विधि द्वारा अलग करते हैं। इसी में एक प्रभाजी आसवन होता है, जिससे के द्वारा से वायु से गैसों को अलग किया जाता है। हवा में विभिन्न प्रकार की गैसें मिली होती हैं, तो उनको अलग करने के लिए भी हम प्रभाजी आसवन तरीके का उपयोग करते हैं। क्योंकि वायु की भिन्न भिन्न गैसों के क्वथनांक अलग अलग होते हैं। ऑक्सीजन का जो क्वथनांक है -183 डिग्री सेल्सियस है, हाईएस्ट ऑक्सीजन का क्वथनांक, -183। आर्गन
186 डिग्री सेल्सियस, नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस, ये हाईएस्ट होता है, ये लोएस्ट होता है। तो वायु के घटकों को अलग करने के लिए भी सबसे पहले वायु को फिल्टर किया जाता है, जिससे कि धूल कण दूर हो जाते हैं। उसके बाद वायु को हाई प्रेशर लेकर के हाई प्रेशर पर उसको संपीड़ित कंप्रेस्ड किया जाता है और तापमान कम करके ठंडा कर देते हैं, जिससे जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ के रूप में, ड्राई आइस के रूप में अलग हो जाता है। अब ठंडी वायु को जेट के द्वारा चैम्बर में तेजी से प्रसारित करते हैं, जिससे वायु और भी ठंडी हो जाती है और वह वायु द्रव के रूप में, लिक्विड के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिसे लिक्विड एयर या द्रव वायु कहा जाता है। और द्रव वायु को प्रभाजीय स्तंभ, जिसमें भिन्न भिन्न क्वथनांक वाले लेवल लगे होते हैं, प्रभाजीय स्तंभ में नीचे से ऊपर की ओर भेजा जाता है और धीरे धीरे उसको गर्म करते हैं। वहां पर सभी गैसें विभिन्न ऊंचाइयों पर अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट के अनुसार, अपने अपने क्वथनांक के अनुसार अलग हो जाती है। सबसे पहले नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस पर अलग होता है, जो प्रभाजीय स्तंभ के सबसे ऊपरी भाग में। उसके बाद ऑर्गन मध्य भाग में, अंत में ऑक्सीजन जो प्रभाजीय स्तंभ के आधार में होता है। इस प्रकार उनको अलग किया जाता है। तो वायु से गैसों को अलग करने के लिए प्रभाजी आसवन मेथड का उपयोग करते हैं और घुलनशील द्रवों को मिश्रण के लिए साधारण आसवन का उपयोग किया जाता है। इसके बाद किसी अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त करना। कॉपर सल्फेट, अशुद्ध नमूना और उसको शुद्ध रूप में प्राप्त करना, यह भी बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर, CuSO4 कॉपर सल्फेट, अशुद्ध इम्प्योर से शुद्ध कॉपर सल्फेट, ये प्राप्त करना। तो इसके लिए क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण, रवाकरण, इस तरीके का, इस विधि का उपयोग किया जाता है। क्रिस्टलाइजेशन की विधि का उपयोग हम इसमें करते हैं। क्रिस्टलीकरण विधि में क्या होता है कि ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में इसका उपयोग करते हैं। क्रिस्टलीकरण वह मेथड है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में, रवा के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से अलग कर दिया जाता है। इसके लिए एक साधारण सा मेथड है। बीकर लेते हैं और बीकर में लगभग 5 ग्राम CuSO4 अशुद्ध कॉपर सल्फेट लिया जाता है। इसकी मात्रा को इसमें घोल देते हैं जल डाल करके और उसको छान लेते हैं छन्ना पत्र के द्वारा। घोल को एक चीनी मिट्टी के बेसिन में ले करके जल उष्मक, अब यहां पर हम एक दूसरा बीकर लेंगे, जल उष्मक, जल यहां पर रखेंगे और यहां पर चीनी मिट्टी का बेसिन और इसमें ये डाल देंगे। नीचे से हम इसको स्पिरिट ज्वालक या गैस बर्नर की सहायता से गर्म करेंगे, हीट करेंगे। अब इसमें अशुद्ध कॉपर सल्फेट का जो विलयन है वो इसमें लिया गया है। जब जल गर्म होगा तो वाष्प बनेगा, ये वाष्प जाकर के चीनी मिट्टी के प्याली को गर्म करेगा, उसके बाद उसमें रखे हुए विलयन को गर्म करेगा और थोड़ी थोड़ी देर पर हम कांच की छड़ से इस विलयन में डाल करके परीक्षण करते हैं कि क्या क्रिस्टल बनना शुरू हुआ। जब क्रिस्टल बनने लगते हैं इसका मतलब कि जो वो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड है, विलयन संतृप्त हो जाता है।
संतृप्त जब हो जाता है तो उसको गर्म करना बंद कर देते हैं और उस विलयन को रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। धीरे धीरे शुद्ध कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनने लगते हैं और इस प्रकार शुद्ध कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल प्राप्त हो जाता है। अशुद्धियां उसी विलयन में रह जाती है और छानने की प्रक्रिया के द्वारा उस विलयन को छान लिया जाता है, कॉपर सल्फेट अलग हो जाता है। उस कॉपर सल्फेट को सुखा लिया जाता है, शुष्क कर लेते हैं। तो क्रिस्टलीकरण विधि जो है वो वाष्पीकरण नहीं है, वाष्पीकरण से भिन्न होती है और एक क्रिस्टलीकरण विधि वाष्पीकरण विधि से अच्छी होती है, क्योंकि वाष्पन करने से कुछ ठोस पदार्थ अपघटित हो जाते हैं या कुछ चीनी के समान झुलस जाते हैं और वाष्पन के प्रक्रम में विलेय अशुद्धियां दूर नहीं होती हैं बल्कि कुछ कुछ रह जाती हैं। इसलिए क्रिस्टलीकरण वाष्पीकरण से ज्यादा सुटेबल होती है, बेहतर होती है। इसका उपयोग समुद्री जल से नमक को शुद्ध करने में किया जाता है। अशुद्ध नमूने से कॉपर सल्फेट या फिटिकरी आदि को अलग करने में इसका उपयोग हम करते हैं। अगला टॉपिक है आपका कि शहरों में पेयजल की आपूर्ति कैसे की जाती है। क्योंकि शहरों में पेयजल की जो आपूर्ति है वो नदी, तालाब, डैम इन सब से की जाती है। इन सब जल स्रोतों से प्राप्त जल में अवांछनीय पदार्थ मिले होते हैं, बहुत सी अशुद्धियां होती हैं। उनको हटाने के बाद आम लोगों तक जल पहुंचाया जाता है। इसके अंतर्गत बहुत से मेथड्स होते हैं, जैसे कि तलहट या उसको अवसादन कहा जाता है। उसके बाद भारण, तब फिल्टर, छानना, इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तब क्लोरीनीकरण, ये मेथड। क्लोरीनीकरण करने के बाद इस जल को आम नागरिक तक पहुंचाया जाता है। सबसे पहले जल स्रोत से जल को इकट्ठा किया जाता है। जल पंप के द्वारा कलेक्ट करते हैं और उसको अवसादन टैंक में जमा कर लेते हैं। जल में अविलेय पदार्थ भी मिले होते हैं जो कि अवसादन टैंक में तलहट में नीचे जाकर के पेंदी में बैठ जाता है। जो अविलेय पदार्थ होते हैं, अघुलनशील पदार्थ, वो उसमें बैठ जाते हैं। तलहट टैंक के बाद उसको भारण टैंक में भेजा जाता है और भारण टैंक में, जिसको कि लोडिंग टैंक भी कहते हैं, उस जल में थोड़ा सा फिटिकरी का उपयोग करते हैं। फिटिकरी डालने से फिटिकरी के जो कण होते हैं वो चिकनी मिट्टी के कणों पर जमा हो जाते हैं और जिससे चिकनी मिट्टी के कण भारित हो जाते हैं और टैंक की तली में जाकर के बैठ जाते हैं। इसके बाद जल को छानक टैंक में फिल्टर के लिए भेजा जाता है। छानक टैंक में सबसे ऊपर महीन बालू की परत होती है, उसके नीचे कंकड़ होते हैं, सबसे नीचे मोटे कंकड़ रहते हैं और जब जल इन तीनों परतों से गुजरता है तो छोटे छोटे निलंबित कण, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं या अन्य पदार्थ, उसमें छन जाता है, फिल्टर हो जाता है। छानक टैंक के बाद जल को क्लोरीनीकरण के लिए भेजा जाता है। क्लोरीनीकरण का टैंक होता है, उसमें बैक्टीरिया को मारा जाता है, हानिकारक जीवाणुओं को उसमें नष्ट किया जाता है। रोगाणु मर जाते हैं और जल पीने के लायक शुद्ध हो जाता है। तब उस जल को ऊंची टंकी से जमीन में बिछी पाइपलाइन के द्वारा पूरे शहर में सप्लाई कर दी जाती है और तब वह जल आम जनता के लिए सर्वसुलभ हो जाता है। तो इस प्रकार शहरों में पेयजल की आपूर्ति की जाती है। इतनी तैयारी आप कीजिए, बाकी अगले क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।